बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी भाभी शादी के कई साल बाद भी उम्मीद से नहीं हो सकी थी। हर तरह की कोशिश के बाद भी हम ना उम्मीद हो चुके थे, लेकिन किसी ने भाभी को कहा कि तुम पर अमल किया गया है, इसलिए तुम रोज छत पर जाकर कौवों को रोटियां खिलाओ ताकि तुम्हारे घर से बलाएं दूर हो। लेकिन याद रखना कि कोई भी वो मंजर ना देखे, वरना घर बर्बाद हो जाएगा। अब रोज भाभी छत पर कौवों को रोटियां खिलाने जाती। मुझे तजस्सुस ने आन घेरा था और एक दिन मैं ऊपर चली गई और ओट में छुपकर भाभी को देखने लगी और सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहां तो 40 कुछ लोग हसद में खुद भी जल रहे होते हैं और दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने से भी बाज नहीं आते। मैं जब भी अपनी पुप्पो के बारे में बात करती हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि ये झूठ है। भला पुप्पियाँ कब से जादू करने लग गईं? जादू तो होता ही नहीं। जहाँ देखो पुप्पो का नाम खराब किया जाता है, लेकिन लोग बात करते वक्त ये बात भूल जाते हैं कि अगर आपकी पुप्पो चची अच्छी है तो इसका ये मतलब तो नहीं दूसरों की भी अच्छी ही हो। लेकिन अपनी ज़िंदगी की इस कहानी से बहुत कुछ सीखा। हम हमेशा अपने ही तजुर्बे से सीखते हैं, कभी दूसरों के साथ हुए हादसात से सबक हासिल नहीं करना चाहते। मेरा नाम शाजिया है। मेरा ताल्लुक कोहाट से है। हम 4 बहन भाई हैं। बड़ी बहन की शादी हुई तो सबको भैया की शादी का ख्याल आ गया। हम 3 बहनों का एक ही भाई था और बहनों को अपने भाइयों की शादी के बहुत अरमान होते हैं, पर अब्बा ने कहा अभी इस कंडीशन में नहीं है कि शादी कर सकें बेटे की। वैसे भी अभी नई नई जॉब हुई है, कुछ साल बाद कर लेंगे। अगर शादी करना भी हुई तो पहले बेटियों की शादी करूंगा, क्योंकि लड़कियों की उम्र ज़्यादा भी हो जाए तो कोई नहीं पूछता, और अगर लड़की की उम्र 20 साल से ऊपर हो जाए तो अपने ही ख़ानदान वाले सवाल जवाब करने लग जाते हैं। जब मेरी आपी की शादी हुई तो उनकी उम्र 19 साल थी और अब्बा ने अम्मा को साफ साफ कह दिया था कि बच्चियों का रिश्ता देखो, अब दोनों की एक साथ ही शादी करूँगा। मैं तो अभी मैट्रिक में हुई थी और अब्बा को हमारी शादियों की फ़िक्र पड़ गई, पर भैया कहते तुम फिक्र मत किया करो, तुम बस दिल लगा कर पढ़ो, मैं सब संभाल लूँगा। और मैट्रिक में होते ही मुझे कॉलेज जाने का भूत सवार हो चुका था। मैं चाहती थी जल्दी से साल गुजरे और मैं कॉलेज में पहुँच जाऊँ। अब तो ख्वाब में भी कॉलेज देखती थी। मैं जानती थी मेरा कॉलेज जाना इतना अभी आसान नहीं, अब्बा किसी सूरत नहीं मानेंगे। पर अब परेशानी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि भैया की अम्मा अब्बा कोई बात नहीं टालते, पर फिर भी दिल में कहीं डर बैठा हुआ था। मैंने जब से होश संभाला था हमारी पुप्पो हमारे घर नहीं आती थी। सभी रिश्तेदार अब्बा से नाराज़ थे कि उन्होंने अपनी बहन की शादी उसकी मर्जी से कर दी, और सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता था। बस एक ताया अब्बा थे जिनके घर आना जाना था, और मेरी ताई अम्मी भी बहुत अच्छी थी। उनके 2 बेटे और एक बेटी जुनैरा थी जो मुझसे साल बड़ी थी, लेकिन मैं उसको उसके नाम से ही पुकारती थी। अक्सर अम्मा से पूछती जब ताया अब्बा ने सुलह कर ली फिर पुप्पो को क्या मसला है, तो अम्मा खामोश हो जाती, कहती अपने काम से काम रखा करो। पुप्पो हमारे मोहल्ले में रहती थी और उसके बावजूद अपने भाइयों से नहीं मिलती थी। और एक दिन पुप्पो ताया अब्बा के घर उनकी बेटी जुनैरा का रिश्ता लेने चली गई, जिस पर ताया अब्बा ने कहा क्या सोचकर मेरी बेटी का रिश्ता मांगा तुमने? क्या तुम इस काबिल हो कि हमारे साथ रिश्तेदारी कर सको? अगर तुम्हें आज तक कुछ कहा नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम तुमसे नफरत नहीं करते, बस अपनी माँ की दी कसम की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। वरना जिस दिन तुमने हमारा सर झुका दिया था, काश उसी दिन तुम्हें जान से मार देता। हम गैर बरादरी में रिश्तेदारी नहीं करते, बेहतर होगा दोबारा हमारे घर कदम न रखना। और पुप्पो ने कहा चलो मैं भी देख लूँगी भाई साहब। पुप्पो की आंखों में ज़रा भी नदामत नहीं थी, बल्कि बड़ी हकारत से सबको देखकर निकल गई। और मेरी अम्मा ताई अम्मी से कह रही थी ये आफत फिर आ गई, कहीं हमारे बच्चों की खुशियों को बर्बाद न कर दे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और ताई अम्मी ने कहा जब तक अल्लाह न चाहे कुछ नहीं हो सकता, तुम बेफिक्र हो। मैं कई बार सोचती ऐसी क्या बात है जो सब बड़े हमें बताते नहीं हैं। पुप्पो ने ऐसा क्या किया था जो सब इतनी नफरत करते थे उनसे। और एक दिन स्कूल जाते वक्त पुप्पो रास्ते में मिल गई
और मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले गईं। उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे। पुप्पो बहुत मोहब्बत से मिली और मैंने भी हिम्मत करके पूछ लिया, पुप्पो क्या बात है जो सभी आपसे नफरत करते हैं? हमें तो कोई भी कुछ नहीं बताता। तो पुप्पो ने कहा, बस बेटी, ये बहुत बड़ा राज है, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम किसी को मत बताना, क्योंकि तुम्हारी ताई अच्छी नहीं थी। जब से ब्याह कराई थी सभी भाइयों को अलग कर दिया था और खुद किसी के साथ चक्कर चला रही थी। जब मैंने देख लिया तो अपना गुनाह छुपाने के लिए सारा इल्ज़ाम मेरे सर पर डाल दिया और खुद सबकी नज़रों में अच्छी बन गई। मैंने भी अपनी भाभी का पर्दा रख लिया कि मेरे भाई के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसका घर ख़राब हो जाएगा। और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मारा और मैं इस घर की खुशी और इज्जत के लिए खामोश रही और चुपचाप उसी लड़के से मेरी शादी कर दी जो अब तुम्हारा पुप्पा है, और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे ताया तो शायद मुझे मार ही देते, पर मेरी माँ ने अपने सर की कसम दे दी। तब से मैं अपने सीने में राज दफन किए बैठी हूँ। भाइयों की दलीस पर जाती हूँ, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले वाले सब कुछ जानते हैं, पर सच्चाई कोई नहीं जानता और मैं बस चुप हूँ। पुप्पो रोने लगी थी। इनके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ था। भला इसमें क्या कसूर था? पुप्पो की बेटी भी मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी और फिर इसके बाद मैं आते जाते पुप्पो के घर से हो जाती। पुप्पो जैसी नज़र आती थी वैसी थी नहीं और अक्सर मेरे लिए मेरी पसंद के खाने बनाती और पुप्पो से कहा कि आप भी कभी जिक्र न कीजिएगा कि मैं यहाँ आती हूँ। और पुप्पो बहुत रोती, सबकी शादियों का पूछती। एक दिन पुप्पो ने कहा कि मेरे तो भाइयों ने कभी अपने बच्चों की उनकी शादियों की तस्वीर भी नहीं दिखाई, तुम ही किसी तरह मुझे ला कर दिखा दो, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। और मैंने कहा, पुप्पो आप फिक्र मत करें, मैं ला दूंगी। और फिर एक दिन चुपके से मैंने पुप्पो को सभी की तस्वीरें ला दी और पुप्पो मेरे सब बहन भाइयों की तस्वीरों को चूम रही थी, आंसू बहा रही थी। काश मैं पुप्पो के लिए कुछ कर सकती। और पुप्पो मेरे ताया की बेटी जुनैरा को देख कर रुक गई। कहने लगी, हाय मैं मर जाऊं, ये बड़े भाई साहब की बेटी है। तोबा तोबा, मैं इसके रिश्ते के लिए चली गई। मेरा बेटा इसके लिए पागल हो रहा था। अरे ये तो अपनी माँ जैसी है। मैं खुद कई बार इसको कॉलेज से निकलकर एक लड़के के साथ देखा था। शुक्र है वक्त से पहले पता चल गया। मैं तो आते जाते रोज इसको कभी किसी लड़के के साथ जाते देखती हूँ, कभी किसी के साथ। तुम लोग इस माँ बेटी से बच कर रहना। और मैं हक्का बक्का रह गई थी। इसी वजह से मेरी कज़न कह रही थी कि इस कॉलेज में एडमिशन मत लेना, यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती। और मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया था। और मेरी अम्मा तो जुनैरा के ख्वाब देखती थी कि बस उसी को बहू बनाना है। काफ़ी साल से भैया और जुनैरा का रिश्ता तय था। भैया तो बहुत खुश थे और मेरे भाई को अगर सब सच पता चल गया तो वो तो जान से मार डालेंगे उससे। हमारे घर वाले तो गैरत के नाम पर बेटी को मारने में एक पल नहीं लगाते, बल्कि किसी को हवा तक लगने नहीं देते कि कोई मर गया है। मैं फ़ौरन पुप्पो से इजाज़त लेकर निकली। आज स्कूल से आते देर हो गई और अम्मा ने पूछा कि कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत लेट आती हो, क्या बात है, कोई परेशानी है? और मैं फक चेहरे के साथ माँ को देख रही थी और दिल में सोच रही थी, अगर अम्मा को पता चल गया तो अम्मा तो मुझे मार देंगी। और मैंने पहली बार अपनी माँ से झूठ बोला कि बस सहेलियों से बातें करते वक्त का पता ही नहीं चला। और एक हम पैदल तो आते जाते हैं, देर सवेर हो ही जाती है। और अपने कमरे में चली गई, लेकिन दिल मुतमईन नहीं था। ऐसा लगता जैसे कुछ गलत हो रहा है। मैट्रिक एग्ज़ाम भी बहुत मुश्किल से दिए थे। अब हर वक्त सर दर्द रहता और पुप्पो से मिलने को भी बहुत दिल करता। मुझे चंद ही माह में अपनी पुप्पो से बहुत मोहब्बत हो चुकी थी और उनकी बेटी मेरी पक्की सहेली थी। सभी बहुत इखलाक वाले और अदब से बात करते थे। एक दिन अम्मा किसी शादी पर गई हुई थी। घर में बड़ी बहन थी। मैंने कहा, मैं ज़रा काम से अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊँगी। बड़ी बहन उम्मीद से थी और मैं भागती हुई पुप्पो के घर आ गई। और आते ही पुप्पो ने बताया कि आज मैंने तुम्हारी ताई और उसकी बेटी को हस्पताल से निकलते देखा है। मुझे तो बहुत कुछ गलत लगता है। और पुप्पो की बेटी ने कहा, अम्मा बस किया करो, ऐसी बातें नहीं करते। हो सकता है कि अपना कोई गुनाह छुपाने गई हो और मुझे उनकी बेटी अंदर ले गई। कहने लगी, मैंने नया हेयर स्टाइल सीखा है, तुम्हारा बनाती हूँ। और मेरे बाल काटने लगी।
मैंने कहा, आपी, मेरी अम्मी ने बाल ऐसे कटे देख लिए तो मेरा गला दबा देंगी, पर वो बाल काटने लगी और फिर अजीब सा हेयर स्टाइल बना दिया। इससे तो अच्छा मेरी छोटी बहन बना देती थी। पर मेरे जहन में पुप्पो की बात अटक गई थी कि ताई और जुनैरा को अस्पताल से निकलते देखा, जबकि वो सब तो शादी पर गए हैं। फिर ये सब क्या था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरे दिन अम्मा आ गई तो बातों बातों में मैंने पूछा कि ताई और जुनैरा भी शादी पर गई थी, और मुझे जुनैरा ने बताया ही नहीं। तो अम्मा ने कहा सभी शादी पर गए थे और जुनैरा मेरे साथ आई है। अम्मा ने कहा, तुम आजकल घर की बातों में बहुत दिलचस्पी लेने लगी हो। खैर है। तो मैं और भी घबरा गई थी कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं गई। मुझे तो हर वक्त एक ही डर रहता था, कहीं कोई अम्मी या अब्बा को बता ही न दे कि मैं पुप्पो के घर जाती हूँ। पता नहीं कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब हो रहा था। मुझे ऐसे लगता जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो, और अक्सर अब रात को डरने लगी थी। जब एक दिन मेरी बड़ी बहन रात को डर गई और कमरे से भागी और उसका पाँव फिसल गया, वो सीढ़ियों से गिर गई, जिसकी वजह से उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। मेरी बहन की हालत संभलने का नाम नहीं ले रही थी। सभी बहुत दुख में थे। अम्मा का रो रो कर बुरा हाल था। मैं जुनैरा से मिलने गई। उसने कॉलेज बदल लिया था। मैंने पूछा तो कहती, बताया तो था कि पहले वाले कॉलेज में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। इसके पास फ़ोन भी था और मैं हैरान थी। हमारे घर वाले तो कभी किसी को फ़ोन नहीं देते, और जब इससे पूछा तो कहती किसी ने गिफ्ट किया है, तुम्हें क्यों बताऊं। मुझे पुप्पो की हर बात पर यकीन हो गया था, और मैं ताई जान का चेहरा भी देखती जो मेरे वारिस सदके जाती, पर उनको देखकर लगता नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर सकती हैं। पर पुप्पो कहती थी कि लोग जो होते हैं वो नज़र नहीं आते, वो तो दूसरों की जड़ें काट देते हैं और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। पर मैं ये नहीं जानती थी, मैं तो कठपुतली बन चुकी थी। घर वालों की बर्बादी की खुद जिम्मेदार हूँ। मुझे मेरी पुप्पो ने एक दिन मिट्टी दी थी जो एक कपड़े में बांधी हुई थी। मुझसे कहा कि इसे छुपा कर रख देना, इससे घर में सब अच्छा होगा और सब लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और उस मिट्टी की बरकत से तुम्हारे घर वाले मुझे भी आने की इजाज़त देंगे। मैं तो खुश थी। अगर इतना सा काम करने से ऐसा हो जाता तो और क्या चाहिए था। बड़ी बहन को इसके ससुराल वाले लेने नहीं आए कि उन्हें वारिस चाहिए था, पर डॉक्टर ने कहा था कि अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। अब्बा बिस्तर से लग चुके थे। सारा कारोबार ख़त्म हो रहा था, और दूसरी तरफ ताया जान के सर का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था, और मेरी कज़न जुनैरा बहुत रोती और चीखें मारती, अपने सर को पकड़ती। सभी बहुत परेशान हो चुके थे। जुनैरा कहती उसे कमरे में कोई नज़र आया था, किसी ने मेरे बाल काट लिए हैं, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। और एक दिन ताया अब्बा ने कहा, मैं चाहता हूँ अपनी बेटी जुनैरा की शादी कर दूँ ताकि वो सही हो जाए। हो सकता है कि कोई मसला हो, पर मेरे जहन में पुप्पो की ही बातें गूंजती। पुप्पो मुझसे कहती वो मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं, उनका बेटा भी मुझे पसंद करता है। जबकि इसके बाद मैंने उनके घर में जाना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे अजीब सा महसूस होता। ऐसा लगता जैसे बहुत कुछ गलत हो रहा है। भैया की शादी का फैसला हो चुका था, सब खुश भी थे और परेशान भी। अम्मा कहती ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला हो। मुझे नींद नहीं आती, मेरा दिल बहुत घबराता है। और मेरी छोटी बहन वो बीमार रहने लगी थी और कहती मैं जल्दी मरने वाली हूँ, और हम सब उसकी बातें सुनकर रोते। दूसरी तरफ मेरी कज़न जुनैरा वो पागल लग रही थी, दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। किसी को भी वजह मालूम नहीं थी। भैया को अपनी जॉब की टेंशन थी। जब एक दिन मैंने भैया से कहा अब जुनैरा से शादी मत करें, तो उन्होंने कहा तुम छोटी हो, छोटी बनकर रहो। मैंने कहा भैया मैं आपका भला चाहती हूँ, आपने जुनैरा को देखा नहीं, उसका क्या हाल हो गया है, क्या पता उसे इस शादी की परेशानी हो। आपको पता है कि उसे किसी ने मोबाइल भी गिफ्ट किया है। और मेरे भैया गुस्से से मुझ पर चलाए थे, कहने लगे मैंने सोचा नहीं था तुम्हारी सोच इतनी ख़राब हो चुकी है। वो तुम्हारी कज़न है और हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बचपन से मेरे नाम के साथ मंसूब है। तुम्हारे इस जहन में कौन ऐसी बातें डाल रहा है। वो मोबाइल मैंने दिया था जूनी को, और आज के बाद तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनो। वो तुम्हारी होने वाली भाभी हैं, और अगर आज के बाद मैंने ऐसी कोई बात सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
भाई जा चुका था। मुझे वाकई शर्मिंदगी हो रही थी और रोना भी आ रहा था। ऐसा क्यों होता है? लोग आपकी मुखलिसी का, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। क्यों हम जैसे लोगों के नसीब में धोखे लिख दिए जाते हैं? मैं तब 16-17 साल की थी। मुझे समझ नहीं थी मैं कब किसके हाथ का खिलौना बन चुकी थी। अब्बा अम्मा मेरे लिए रिश्ते देख रहे थे, पर जिस दिन रिश्ता देखने जाना होता घर पर वजह बन जाती या सभी एक दूसरे से लड़ने लगते, और अगर वो लोग आ भी जाते तो उनको मैं पसंद नहीं आती थी, जबकि मैं खूबसूरत थी। पर पता नहीं क्या वजह बनती और वो लोग चले जाते। 2 साल हो चुके थे, ना मैं पढ़ाई कर सकी और ना ही मेरा रिश्ता हो सका। मैं बहुत कोशिश करती आगे पढ़ने की। भाभी कहती, शाजिया तुम तो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। मैंने तो अम्मा अब्बा से भी बात की, वो तो मान भी गए थे। पर तुम हर वक्त सोई रहती हो या अपने कमरे में बंद रहती हो। कोई बात है तो बता दो। पर मैं क्या बताती, मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों ऐसी हो रही हूँ। भैया की शादी करीब आ चुकी थी, सब खुश थे, और फिर जुनैरा मेरी भाभी बन गई। ताया ये शादी बहुत जल्दी करना चाहते थे, पर हर बार जब शादी की तारीख रखी जाती कुछ गलत हो जाता, और अब भी बड़ी मुश्किल से शादी हुई थी। शादी के दिन भाई का सूट तक जल गया और उनके हाथ पर भी चोट लगी थी, और दूसरी तरफ मेरी भाभी गुमसुम थी, जैसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। और मैं सब समझती थी, किसी और को पसंद करती होगी तभी इतना बदल चुकी है। भाभी को लेकर कमरे में बिठाया गया। मैंने कहा, भाभी जी क्या बात है, लगता है आप इस शादी से खुश नहीं हैं जो इतनी बुरी शक्ल बनाकर बैठी हैं। तो वो रोने लगी, कहने लगी, शाजिया मुझे बचा लो, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मरने वाली हूँ। मुझे अजीब किस्म की शक्लें नजर आती हैं। और मैंने उसका हाथ झटक दिया। उससे कहा, अब भाभी बन गई हो, अपनी औकात में रहना। जो शादी से पहले मुंह काला करती रही हो, अगर भैया को बता दिया तो अभी के अभी चुटकी बजाकर फारिग कर देंगे। और मेरी बात सुनकर मेरी भाभी ऊंचा ऊंचा रोने लगी, और सब कमरे में जमा हो चुके थे और मैं परेशान हो चुकी थी। मुझे ड्रामा लग रहा था, पर वक्त के साथ पता चला मेरी भाभी तो बेगुनाह है, मासूम है। मेरी भाभी की तबीयत बिगड़ रही थी, उसका इलाज चल रहा था, पर सब डॉक्टर्स कहते उसे दिमागी मसला हो चुका है। वो हर वक्त बस चुप चुप रहती। मुझे बहुत दुख होता अपनी भाभी को देख देख कर। मैंने दोबारा अपने पुप्पो के घर जाना छोड़ दिया था। पता नहीं क्यों दिल पर बोझ था। 4 साल हो चुके थे, मेरा कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था। मेरी बड़ी बहन भी घर ही बैठ गई थी, और अब्बा हर वक्त किसी सोच में गुम रहते। मेरी भाभी शादी को कई साल बाद भी उम्मीद से नहीं हो सकी थी। हर तरह की कोशिश के बाद भी हम नाउम्मीद हो चुके थे। लेकिन जब एक दिन भाभी को उसकी खाला ने एक बुजुर्ग का बताया, और उसने भाभी को कहा कि तुम पर अमल किया गया है, इसलिए तुम रोज़ छत पर जाकर कौवों को रोटियां खिलाओ ताकि तुम्हारे घर से बलाएं दूर हों। लेकिन याद रखना कि कोई भी वो मंजर ना देखे, वरना घर बर्बाद हो जाएगा। अब रोज़ भाभी छत पर कौवों को रोटियां खिलाने जाती। मुझे तजस्सुस ने आन घेरा था, और एक दिन मैं ऊपर चली गई और ओट में छुपकर भाभी को देखने लगी, और सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ तो 40 कौवों जैसे अजीब किस्म के जिनका धड़ कौवों जैसा था, पर शक्लें अजीब बदसूरत थीं। और भाभी आंखें बंद करके उनको रोटी डाल रही थी, और तभी घर में चीखों पुकार शुरू हो गई। मेरी छोटी बहन बाहर को भागने लगी, जो 13 साल की थी। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी, और भाभी सीढ़ियों से गिरती हुई आई थी, और उनके मुंह से खून निकल रहा था। एक ऐसी क़यामत लग रही थी, ऐसा लगता सब मर चुके हैं। भाई डॉक्टर को लेकर आए, पर इनको होश नहीं आ रहा था। और तभी ताया अब्बू एक बुजुर्ग को अपने साथ लाए थे। उन्होंने पूरे घर पर हिसार किया, पर जैसे जैसे वो कुछ पढ़ रहे थे, मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल डूब जाएगा, और अम्मा मुझे पानी पिलाने लगी। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि आपके सारे घर पर, आपके खानदान पर शैतानी अमल किया गया है, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। और करने वाला कौन है, इस बात पर पता नहीं क्यों इस बुजुर्ग ने मुझे देखा था। उसने कहा, ये सब आपकी बेटी को पता है। और सब मुझे देखने लगे। अम्मा मुझे मारने लगी, कहने लगी, तू मेरी औलाद है, बता किसके साथ मिली है जो मेरी औलाद की खुशियाँ छीन रही है। उस बुजुर्ग ने मुझे कहा,
जो मिट्टी घर में ला कर रखी थी उसको लेकर आओ। और मैं भागकर मिट्टी लाई थी। जब उसको खोला तो उसमें कुछ बाल थे और वो मिट्टी भी कुछ अजीब थी, स्याह मिट्टी थी और वो गीली थी। जैसे उस बुजुर्ग ने उसको हाथ पे रख के मसला तो खून के कतरे जमीन पर गिरे थे और सभी हैरत से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्होंने कहा, ये सारी मिट्टी आप सब लोगों की मौत थी और ये बाल आपके खानदान में जितनी लड़कियां हैं उन सब के रिश्ते से लेकर उनकी गोद तक बंदिश कर दी गई और सब कुछ तबाह करने पर तुले हुए आपके दुश्मन। और अम्मा ने मुझे बालों से पकड़ लिया, कहा, बता किसने दी थी ये मिट्टी जिसको घर दफन किया। और मैं सब कुछ घर वालों को बताने लगी, जुनैरा के किरदार से लेकर हर बात। और तब अम्मा ने कहा, कमबख्त, जब बड़े किसी बात से रोके तो रुक जाना चाहिए। तेरी पुप्पो ने जिससे शादी की वो खुद एक आमिल जादूगर है और भागकर अपनी मर्जी से शादी की थी और हमसे बदला इस बात का ले रही है क्योंकि वो शादी से पहले माँ बनने वाली थी और तुम्हारे मामू से शादी करना चाहती थी, पर सबको पता चल गया था। घर के बड़ों ने जिसका गुनाह था उसी के साथ ब्याह दिया था और तुम्हारे दादा ने ताल्लुक ख़त्म किया था। उसे तो अपने माँ बाप की बद्दुआ है, वो तो अपनी जवानी से जादू पर उतरी हुई है, अपनी हसद की आग में जल रही है, सबको बर्बाद करना चाहती है। और मैं रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। भैया ने मुझे अपने साथ लगाया, कहते कुछ नहीं हुआ, बस भूल जाओ। और फिर देखते ही देखते हमारे घर खुशियाँ आने लगीं। मेरी बहन अपने ससुराल चली गई और वो माँ बनने वाली थी। अब्बा का कारोबार फिर से चमक उठा और मेरे भैया के यहाँ औलाद हो गई और मेरी शादी मेरे ताया के बेटे से हो गई थी। हम बहुत खुश हैं, पर मेरी पुप्पो गलियों में फिरती हैं। उनकी एक बेटी किसी के साथ भाग गई और मोहल्ले वालों ने उन्हें मोहल्ले से निकाल दिया था और ख़ुद वो पागल हो चुकी थी और आज भी सड़कों पर फिरती नज़र आती हैं। उन्होंने जो बोया था वो काटा था और 5 साल गुजर गए, पर मुझे आज भी अपने घर वालों के आंसू, उनकी तकलीफ़ें नहीं भूलती। मैं तब ना समझती, पर वक्त ने सिखा दिया था कि रिश्ता कोई भी हो उस पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए, वरना हमारा अपना नुकसान भी हो जाता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।